नमस्कार। आज हम ईरान और इजराइल के बीच ये जो नया तनाव भड़का है उस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ खास तौर से 23 जून 2025 तक जो भी हुआ है उस पर जी। हमारे पास काफ़ी जानकारी है अलग अलग स्रोतों से। सैन्य एक्शन, दुनिया भर से रिएक्शन क्या रहे और हाँ, इंसानी पहलू भी। बिल्कुल। तो आज कोशिश रहेगी कि इन सब में से ज़रूरी बातें निकालें। मतलब ये सब शुरू कैसे हुआ, क्या क्या अहम घटनाएं हुई, लोगों पर क्या असर पड़ा और दुनिया ऐसे कैसे देख रही है। हाँ, ये समझना जरूरी है। तो शुरुआत हुई 13 जून को। इजराइल ने अचानक हवाई हमले किए। हाँ। नाम दिया ऑपरेशन राइजिंग लाइन। निशाना थे ईरान के परमाणु ठिकाने जैसे नतान्ज, फोर्डो, इस्फहान और साथ ही IRGC मतलब रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के कमांड सेंटर और सीनियर लीडर्स भी। हाँ, और यहीं पर एक दिलचस्प मोड़ आया। अच्छा। मतलब इन शुरुआती हमलों के बाद इजराइल रुका नहीं, उसने दायरा बढ़ा दिया। कैसे? उन्होंने ईरान की जो सत्ता है उसके प्रतीकों पर हमला किया। तेहरान की एविन जेल, IRGC का हेडक्वार्टर। ओ, तो एक तरह से कह सकते हैं कि फोकस सिर्फ परमाणु कार्यक्रम दबाने से हटकर ईरान के पॉलिटिकल लीडरशिप को अस्थिर करने की तरफ चला गया। ये तो रणनीति में बड़ा बदलाव लगता है। बिल्कुल, सूत्र यही इशारा कर रहे हैं। और इसी दौरान मोसाद के जो गुप्त ड्रोन ऑपरेशन थे, उन्होंने भी ईरान की जो जवाबी हमले की ताकत थी उसे कुछ हद तक कमजोर किया। अच्छा, और फिर अमेरिका भी आ गया इसमें? जी, 22 जून को अमेरिका सीधे तौर पर शामिल हुआ। कैसे? क्या किया उन्होंने? B-12 बॉम्बर्स, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर नाम से ईरान के परमाणु ठिकानों पर फिर से हमला। बाप रे, सीधा अमेरिकी हमला। हाँ, और ये बहुत अहमियत रखता है। प्रेसिडेंट ट्रम्प का बयान भी आया, कहा कि ईरान की परमाणु क्षमता को भारी नुकसान पहुंचाया है और तेहरान में सत्ता बदलने के संकेत भी दिए। सत्ता परिवर्तन, ये तो बड़ी बात है। बहुत बड़ी। देखिए, सीधी अमेरिकी मिलिट्री कार्रवाई और फिर इस तरह की बयानबाजी, ये तनाव को कहीं ज्यादा बढ़ा सकती है। इसके असर गहरे हो सकते हैं। जाहिर है। अच्छा, तो ईरान ने कैसे रिएक्ट किया? चुप तो नहीं बैठे होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने जवाब दिया, बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, ड्रोन से भी हमला किया इजरायली शहरों पर। कोई खास घटना? हाँ, बेरशेबा में सोरोका मेडिकल सेंटर पर हमला हुआ, उसमें कई लोग घायल हुए। अस्पताल पर हमला? जी, और साथ ही ईरान ने वो हुर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करने की धमकी भी दी। ओह, वो तो बहुत अहम रास्ता है तेल के लिए। बिल्कुल, इससे दुनिया भर में चिंता बढ़ी, खासकर तेल बाजारों में। लेकिन एक बात है, ईरान के जो सहयोगी गुट हैं रीजन में, जी, हिजबुल्लाह, हुती, हाँ, प्रॉक्सी गुट, जिन्हें एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस या प्रतिरोध का अक्ष भी कहते हैं, उन्होंने क्या किया? क्या वो भी कूद पड़े लड़ाई में? देखिए, यही बात ध्यान देने वाली है। अभी तक उन्होंने बड़े पैमाने पर सीधे टकराव से परहेज किया है। अच्छा, जो कारण कई हो सकते हैं। शायद वो स्थिति का आकलन कर रहे हों या फिर कोई और रणनीति हो, लेकिन हाँ, उनके शांत रहने से फिलहाल ये संघर्ष पूरे क्षेत्र में फैलने से रुका हुआ है। और बाकी दुनिया, रूस, चीन, यूरोप? रूस ने अमेरिकी हमलों की निंदा की है। चीन और यूरोपीय संघ वो बातचीत और कूटनीति पर जोर दे रहे हैं, संयम बरतने को कह रहे हैं। और इन सब के बीच आम लोग, उन पर क्या बीत रही है? आंकड़े क्या कहते हैं? आंकड़े काफी गंभीर हैं। ईरान में करीब 950 मौतें बताई जा रही हैं, हजारों घायल हैं। और इजराइल में? इजराइल में भी नुकसान हुआ है, लगभग 25 मौतें और 2400 से ज्यादा घायल। ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, और तेहरान में जैसे हवाई हमलों की चेतावनी के बाद लोग शहर छोड़ के भागने लगे, बड़े पैमाने पर। ट्रैफिक जैम, इंटरनेट लगभग बंद, 97% तक गिरावट आई। इंटरनेट ब्लैकआउट? जी, और वो जो सोरोका अस्पताल पर हमला हुआ, हाँ, उसको लेके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी चिंता जताई गई है। इसे संभावित युद्ध अपराध भी कहा जा रहा है। युद्ध अपराध मतलब कानूनी पेच भी हैं इसमें? बिल्कुल, कानूनी विशेषज्ञ और अंतर्राष्ट्रीय न्याय आयोग जैसी संस्थाएं यही कह रही हैं कि दोनों तरफ से कुछ कार्रवाइयां जिनेवा कन्वेंशन का उल्लंघन हो सकती हैं। जैसे आम नागरिकों को निशाना बनाना या अस्पतालों जैसी गैर सैन्य जगहों पर हमला करना। तो ये इंसानी कीमत और अंतर्राष्ट्रीय कानून का जो सवाल है वो इस संघर्ष का एक बहुत बहुत अहम पहलू बन गया है। और दुनिया पर असर की बात करें तो तेल की कीमतें बढ़ी, आपने बताया। हाँ, होर्मुज जलडमरू मध्य में रुकावट के डर से। और वैश्विक ताकतें लगातार संयम की अपील कर रही हैं। तो आगे क्या हो सकता है?
कोई अंदाजा? देखिए, कई संभावनाएं हैं। एक तो ये कि इजराइल अपने सीमित सैन्य लक्ष्य हासिल कर ले, दूसरा ईरान सिर्फ कुछ हद तक ही जवाबी कार्रवाई करे, या फिर ये एक लंबा चलने वाला एक तरह का शीत युद्ध बन जाए, प्रॉक्सी के जरिए चलता रहे। लेकिन एक बात साफ है, लड़ाई भले ही अभी थम जाए, ईरान के पास परमाणु तकनीक का जो ज्ञान है और मिसाइलें, वो तो रहेंगी ही। सही बात है। तो इसका मतलब ये है कि ऊर्जा बाजार हो, अंतर्राष्ट्रीय कानून हो, या फिर इस पूरे क्षेत्र की स्थिरता, इन सब पर इसका असर लंबे समय तक बना रहेगा। तो अगर हम संक्षेप में देखें, 13 जून से शुरू हुआ ये मामला, तेजी से बढ़ा, इजराइल, ईरान, अमेरिका सब शामिल हो गए, फोकस परमाणु कार्यक्रम से हटकर सत्ता को अस्थिर करने पर चला गया। हाँ, इंसानी नुकसान बहुत हुआ है, कानूनी सवाल उठ रहे हैं, और दुनिया भर में इसके आर्थिक और कूटनीतिक परिणाम दिख रहे हैं। बिल्कुल, स्थिति बहुत बहुत नाजुक है। एक तरफ सैन्य कार्रवाई है, दूसरी तरफ कूटनीति की कोशिशें, दोनों के बीच एक तनाव साफ नजर आता है। यहाँ एक सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है। क्या? कि अगर बातचीत के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो फिर क्या होगा? हाँ, ये तो गंभीर सवाल है। या फिर ये सोचें कि इतना सब होने के बाद भी जब ईरान के पास परमाणु जानकारी बनी ही रहेगी, तो इस संघर्ष में किसी भी पक्ष के लिए एक लंबी अवधि की जीत आखिर दिखती कैसी है? क्या वैसी कोई चीज है भी? ये वाकई एक विचारणीय प्रश्न है।